वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 14 सितंबर 2022 की समसामयिक घटना जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और आप सभी को पता है कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हमारे लिए काफ़ी खास है, खास करके हिंदी भाषी और सभी के लिए, भारतवासियों के लिए, कि हिंदी भाषा एक तरीके से संपर्क भाषा है पूरी भारत की। तो चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारी न्यूज़ क्या है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए। ये न्यूज़ द हिंदू से लिया गया है और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब प्रासंगिकता ये है कि भाई भारत द्वारा 2023 में G20 सबमिट होने वाला है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित होगा। सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत में ही G20, आप सभी को पता है कि G20 विश्व के 20 ऐसे अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, जो कहीं ना कहीं भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था को समन्वय स्थापित करते हैं। समाचार में ये कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने घोषणा की है कि G20 लीडर्स जो हमारी समिति है वो 9 तथा 10 सितंबर को 2023 के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है एक लाइन वाला प्रश्न में कि भाई आने वाले ये 2023 में भारत में किस देश में G20 सबमिट होने वाला है। तो G20 हमारे भारत देश के नई दिल्ली में 9 से लेकर 10 सितंबर को ये होने वाला है। मुख्य विशेषताएं क्या है चर्चा में, इस बात को लेकर भी है कि विविध विषयों पर चर्चा होने वाली है और भारत समूह की अध्यक्षता के दौरान भारत में 200 से अधिक G20 संबंधित बैठक किए जाएंगे। और भारत की अध्यक्षता तक के दौरान जो है अतिथि देश में आपका बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, आपका नाइजीरिया, ओमान है ना, और सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी लोग जो हैं उस कार्यक्रम में भाग लेंगे जो G20 के सदस्य न होने के बावजूद भी भारत इन देशों को आमंत्रण करेगा। G20 के अन्य भी चीजों पर अगर हम बात करें तो भारत वर्तमान में G20 के ट्रोइका, वर्तमान पिछले आने वाले में अध्यक्ष का भी हिस्सा बनेगा। तो इससे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि G20 है क्या। G20 खास करके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सदस्य जो है G20 का है। तो G20 में 20 देश है आपका और आप उसे स्पेशली तरीके से हम इस चीजों को पढ़ सकते हैं। साथ साथ में भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत और इंडोनेशिया, ब्राजील और ट्रोइका बनाएगा। एक तरीके से ये दोनों ट्रोइका का मतलब 3 देश आपस में एक ट्रायंगल की तरह से फॉर्म करेंगे। ये पहली बार जब ऐसा होगा कि 3 विकासशील देश जहां की उभरती अर्थव्यवस्था तीनों मिलके एक तरीके से ट्रोइका का निर्माण करेंगे। तो ये तो आपका प्रथम खबर है। दूसरा है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से संबंधित, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। ये भी मुख्य अंतरराष्ट्रीय संस्था से संबंधित है। प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ सकता है कि FATE क्या है या ग्रे सूची क्या होता है, जैसा कि पाकिस्तान के बारे में आपने सुना होगा। तो FATF जो कि एशिया प्रशांत समूह के 11 ऐसे वैश्विक लक्ष्यों में से 10 पर पाक को कम रैंकिंग दिया गया है। अर्थात कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत जो है उनको ये कार्य किया गया। तो यहां पर देखा गया कि एशिया प्रशांत ग्रुप जो है APF का मतलब होता है एशिया प्रशांत फ्रेमवर्क या ग्रुप आप कह सकते हैं। हाल में ही क्षेत्रीय सदस्यों की रेटिंग की गई थी और उस रेटिंग को अपडेट किया गया था और उसी अपडेशन के दौरान जो है इसमें से पाकिस्तान को या कह सकते हैं पाक को कम रैंकिंग दी गई थी, है ना। अब FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप में मनी लॉन्ड्री रोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के 11 अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों से 10 पर पाकिस्तान की प्रभावशाली को निम्न रैंकिंग दी गई है। अर्थात कहा जा रहा है कि भाई पाकिस्तान आज भी आतंकवादी गतिरोधी कार्य करता रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि विश्व में आतंकवाद को
फैलाने और बढ़ाने का बढ़ावा अभी भी ये पाकिस्तान करता है। उसी के आधार पर पाकिस्तान को ये निम्न रैंकिंग दी गई है ना। लेकिन अब चलिए इस चीजों पर हम समझेंगे कि अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है। विशेषता ये है कि मुख्य विशेषता 11 परिणामों में से केवल एक पाकिस्तान की प्रभावशाली मध्य स्तर है आपका। तो ये टास्क फोर्स है आपका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और उसके तहत जो है कोशिश की जाती है कि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्या विश्व के अंदर में समाप्त कर दिया जाए। टास्क फोर्स इस साल फरवरी में 34 बिंदुओं पर पाकिस्तान को अनुरूप या बड़े पैमाने पर आज्ञाकारी पाया गया था। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। लिस्ट है कि भाई ये इंडेंजर, एक ब्लैक लिस्ट वाले व्यक्ति जो होते हैं, देश जो होते हैं, बहुत ही इंडेंजर फॉर्म में होते, तो ग्रे लिस्ट में आपको पाकिस्तान को रखा गया। तीसरा जो न्यूज है आपका, ये है आपका चीता से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित GS3 का प्रश्न है। आप सभी को पता है कि भाई चीता मित्र के वॉच टावर तक अफ्रीकी मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार कूनो। तो अभी आप सभी को पता होगा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता को लाया गया है और नाम्बिया से चीता मंगवाया गया है। वो आपको 1952 में ही भारत देश के अंदर में चीता समाप्त हो गए थे, लेकिन यहां पर भारत के प्रधानमंत्री जल्द ही 3 चीता, 2 नर और सहोदर और एक मादा को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में भारत की प्रजातियों के पुनः परिचरण री इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई है और री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 3 चीते को रिहा करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री चीता मित्रों को एक समूह के संबोधित करेंगे और जिन्होंने चीतों के बारे में ग्रामीण को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। भारत के अंदर में चीता का री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 1952 में ये चीता हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुका था। ये चीता नाम्बिया से लाया जाएगा और नाम्बिया से जयपुर एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और उसके बाद चार्टर्ड प्लेन के माध्यम से या हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है वहां उसे स्थापित किया जाएगा। 784 वर्ग किलोमीटर में ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, मुख्य क्षेत्र है, स्पेशली ये 50 × 30 मीटर में एक तरीके से कह सकते हैं कि ये चीता के लिए ही बनाया गया है। चीता को हालांकि वहां पर क्वारंटाइन किए जाएंगे ये सब, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां पर इसमें प्रमुखता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाई चीता को कहां से कहां वो चीता आ रहा है, तो भाई वो आपका नाम्बिया से किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाएंगे, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहां, तो मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है आपका। भारत में चीता कब समाप्त हो गया था, 1952 में ही वो विलुप्त हो गया था, है ना। और भी उसके अंदर में बहुत सारे अन्य जानवर भी होते हैं। तो ये यहां पर नेक्स्ट है आपका सबसे प्रमुख, ये GS3 से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो इसमें कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवाओं का GST परिषद की सराहना की। वित्त मंत्री ने सराहना किया कि भाई 15वें वित्त आयोग, हमारे 15वें वित्त फाइनेंस मिनिस्ट्री, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, या कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है, चीफ फाइनेंस कमीशन हमारा ये है आपका NK सिंह है। NK सिंह हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में मेंशन किया गया है। तो वित्त मंत्री 15वें जो वित्त आयोग के प्रमुख NK सिंह जो है, उनके केंद्र और राज्यों के साथ एक वित्त परिषद की स्थापना करने की बात कर रहे हैं। फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि सेंटर और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना। तो कहा जा रहा है कि एक समिति की गठन की जानी चाहिए, वित्त परिषद की स्थापना करेंगे और ये जो GST परिषद और वित्त आयोग के बीच में एक सेतु का काम करेगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ब्रिज का काम करेगा। इसी साल में मई में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद चल रही ये कि पहली बार ऐसी बैठक होगी जिसमें कहा गया कि GST परिषद की सिफारिश एक बाध्यकारी नहीं है, इट्स अ नॉट कंपलसरी, मैंडेटरी नहीं। अदालत ने भी कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 246 के ए में संसद और राज्य विधानसभाओं को दोनों को GST पर एक साथ कानून बनाने की शक्ति देता है। ये भी आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 246 का ए क्या कहता है
कि वो भारत के संविधान और विधानसभा दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रश्न इंडियन पॉलिटी का यहां पर बन सकता है ना। तो संघ राज्यों में शामिल ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो यहां पर इसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि वित्त आयोग और वित्त मंत्री ये दोनों मिलकर एक वित्त परिषद की स्थापना करेंगे जो बोर्ड। क्वेश्चन पूछ सकता है जीएसटी परिषद के बारे में, गठन कौन करता है, जीएसटी क्या है, अनुच्छेद 246, और ये भारत के संविधान के 101वां संशोधन में जीएसटी से बात की गई है। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट न्यूज था आज का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।